एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बिडेन के साथ में नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद दोस्तों देश भर के अंदर रामनवमी के दिन हुई हिंसा के मामले को लेकर अमेरिका ने कठोर शब्दों में बयान दिया है। दोस्तों क्या कुछ कहा है अमेरिका ने, बताएंगे आपको पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बिना जाँच पड़ताल के अल्पसंख्यक समुदाय पर फोड़ दिया हिंसा का ठीकरा। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर लिया है। दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश भर के अंदर हुई हिंसा और उन्माद के पीछे सोची समझी साजिश समझते हैं और कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, अगर आप भी इस बात का करते हैं सपोर्ट, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2+2 डायलॉग के लिए अमेरिका गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉय बिडेन की एक बैठक भी हुई थी। दोस्तों इस दौरान कई सारे मामलों को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो ये कि नरेंद्र मोदी और जॉय बिडेन की बातचीत के बाद जब अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी देना शुरू किया कि क्या बातचीत हुई है और इसी के साथ में अमेरिका भारत को लेकर क्या सोचता है, तो उसने बयान देते हुए स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत के अंदर जो मानवाधिकार हनन हो रहे हैं उन सभी पर अमेरिका की नजर है। दोस्तों इस तरीके के बयान अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुले तौर पर दे दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे बयान को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तय है कि देश भर के कई इलाकों से जो हिंसा की खबरें सामने आई है उससे देश की छवि को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि खरगोन यानी मध्य प्रदेश के अंदर रामनवमी के दौरान हुए हिंसा के मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पहले मध्य प्रदेश की सरकार और शासन को ये अचानक से पता चल गया कि राज्य के अंदर कई जगह पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, खासकर खरगोन के अंदर। और खरगोन के अंदर दोस्तों जबरदस्त तरीके से बुलडोजर JCB चलाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि शुरू से ही लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर सरकार को कैसे पता चल गया कि किस किसने दंगा किया था, उसका घर भी गिरा दिया गया। और बड़ी बात यह रही कि टारगेटेड कम्युनिटी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन के अंदर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान रविवार को ही हिंसक झड़प के मामले को लेकर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सीधे सीधे मुसलमानों को हिंसा के लिए आरोपी बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए कह दिया कि घरों को ढाकर पत्थर में तब्दील कर देंगे। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा से NDTV ने जब सवाल पूछा तो भाजपा के गृह मंत्री ने दावा किया कि अगर मुस्लिम इस तरह के हमले करेंगे तो उन्हें न्याय की आशा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दंगाइयों तथा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रविवार को खरगोन के अंदर हुए हिंसा मामले को लेकर कई सारे और सवाल पूछे गए दोस्तों, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के बयान बीजेपी के लोग जो पहले छुटभैया नेता दिया करते थे, लेकिन अब गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए बीजेपी के लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कथित तौर पर खरगोन हिंसा से जुड़ा एक गलत तस्वीर साझा कर दिया। ये आरोप लगाते हुए बीजेपी ने अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पार्टी के सांसद दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को लेकर उनका अकाउंट सस्पेंड करने की मांग की है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांप्रदायिक आक्रोश फैलाने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि सिंह ने एक तस्वीर साझा की थी जिस पर दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के द्वारा एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने का था। ये दावा उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया तो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये मामला नहीं था, जिसको लेकर दोस्तों अब बीजेपी के लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर बिहार के अंदर सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार को अपने ही सुशासन के कारण एक खराब दौर देखना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नालंदा के अंदर एक संवाद यात्रा थी, जिस दौरान अचानक से उनके कार्यक्रम के अंदर एक विस्फोट हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जिस जगह पर यह धमाका हुआ था नीतीश कुमार वहां से महज 15 फीट की दूरी पर थे। पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों चश्मदीदों ने जानकारी दी है कि आरोपी ने किसी विस्फोटक पदार्थ में माचिस फेंक इस धमाके को अंजाम दिया है। शुरुआती जानकारी के आधार पर यह पता चला है कि विस्फोटक पदार्थ एक पटाखा बताया जा रहा है। पुलिस को आरोपी युवक के पास पटाखा और माचिस की तिल्लियां बरामद हुई हैं। आपको बताते चले कि मामला ये छोटा ही हो, लेकिन दोस्तों एक तरीके से नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंधमारी कर दी गई है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि कैसे एक व्यक्ति आकर नीतीश कुमार को पीछे से घूंसे मारने लगता है, और इसी तरीके से ये मामला और ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि माचिस और बम का इस्तेमाल, पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर गहन जांच की मांग की है सभी नेताओं ने। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी कहा कि नीतीश कुमार अपने सुशासन के बड़े बड़े दावे करते हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर ही इस तरीके से कोई भी आकर सेंधमारी कर जाता है। जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा के क्या ही कहने हैं। राज्य के अंदर पूरी
तरीके से कानून व्यवस्था कोलैप्स हो चुका है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग अगर बिहार से जुड़े हुए हैं तो आपका क्या अनुभव है लिखकर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में एक तरफा चुनाव जीत लिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बीजेपी की मनमानी और धांधली की सभी हदें पार कर दी गई। बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, उसके लिए बीजेपी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। दूसरों को जातिवाद का आरोप लगाने वाले बीजेपी की सच्चाई ये है कि एमएलसी चुनाव में 36 सीटों में से कुल मिलाकर 18 पर मुख्यमंत्री के स्व जाति के लोग चुनाव जीत कर आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC को दरकिनार किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बीजेपी की मनमानी और लोकतंत्र में पूरी तरीके से धांधली की जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। आपको बताते चले दोस्तों कि एमएलसी के चुनाव के नतीजे सामने आ गए, जहां पर बीजेपी ने लगभग 33 सीटें जीत ली है, जबकि 3 सीटों पर अन्य लोग चुनाव जीत गए हैं। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सरकार को महंगाई बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। इस तरीके से उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब पवित्रता का प्रतीक होता है। रामनवमी पर असहिष्णुता, हिंसा और घृणा के कृत्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष नेता नफरत के प्रचार को देखने और सुनने से इनकार करते हैं, वे मौन रहते हैं। इस तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक्शन लेने में की गई कमी को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर मोदी सरकार 2014 में बनकर आई है, लेकिन उसके बाद से दोस्तों देश भर के अंदर धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक मामले लगातार बढ़े हैं। यहाँ तक कि एनसीआरबी के डेटा में भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है। ऐसे में आपको बताते चले कि द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार यानी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस परिसर में रामनवमी के दिन एक पत्थर को राम मंदिर में बदल दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे पत्थर इस्तेमाल करके एक मंदिर टाइप बनाया गया है छोटा सा, जिसके बाद छात्र संगठनों का आरोप है कि ऐसा करके विश्वविद्यालय के अंदर भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है। कटघरे में दक्षिण पंथी छात्र संगठन इससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अम्बेडकर स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने परिसर के अंदर राम मंदिर बनवा दिया है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मामले को और तूल देने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को पुरुषों के हॉस्टल के बाहर पत्थर से भगवा रंग से रंग कर ऐसा किया जा रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं साजिश को लेकर भी लोगों के मन में एक विचार आ रहा है। कई सारे छात्र संगठनों ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि कैंपस में इस तरीके से धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन इसके इतर जो किया गया है उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है अन्य छात्र संगठनों की तरफ से। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के अंदर भाजपा का सपोर्ट करने वाले लोग ही बीजेपी से इतने त्रस्त हो गए कि एक व्यक्ति को सुसाइड तक करना पड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री एस ईश्वरप्पा को गिरफ्तार करने और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि ईश्वरप्पा पर एक निकाय ठेकेदार से 40% पैसा मांगने का आरोप लगाया गया है दोस्तों, जिसके बाद उस ठेकेदार ने बीजेपी के नेता पर आरोप लगाते हुए पत्र लिखते हुए कह दिया कि मैं अपनी जान दे रहा हूं दोस्तों, जिसके बाद ये खबर सामने आ गई और सुसाइड नोट सामने आने के बाद भाजपा के नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पर दूसरी ओर मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर स्पष्ट तौर पर मंत्रिमंडल से बाहर करने को लेकर तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है, जांच कराया जाएगा और अगर कुछ जांच में निकलता है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दोस्तों भाजपा के लोगों को सुसाइड नोट्स पर कम से कम विश्वास करना चाहिए और सबसे पहले मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मंत्री अपने पद पर बैठा रहेगा तो किसी भी तरीके के जांच पर वो इन्फ्लुएंस कर सकता है दोस्तों। और इसीलिए कर्नाटका के अंदर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने बीते दिन जोरदार विरोध पूरे कर्नाटका के अंदर घूम घूम कर किया है और इसीलिए माना जा सकता है कि अब और ये मामला तूल पकड़ने वाला है। दोस्तों आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में जाति जनगणना के मामले को लेकर नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी। राज्यसभा में जाएंगे क्या नीतीश कुमार, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैसला मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बातचीत की जा रही है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का जेल जाना लगभग तय हो चुका है। इससे पहले उन्होंने निचली अदालत में इस मामले पर यानी उनकी जो जांच चल रही है उस मामले पर गिरफ्तारी से रोक की मांग की थी और अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि अब हाईकोर्ट जाने वाले हैं गिरफ्तारी रुकवाने के लिए। पहले तो निचली अदालत ने गिरफ्तारी रोकने को लेकर कोई फैसला जारी नहीं किया था, यहाँ तक कि याचिका खारिज करते हुए कह दिया
किया था कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, तो अब ये मामला हाईकोर्ट लेकर गए हैं। यानी गिरफ्तारी का इतना डर देखने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं में, खासकर किरीट सोमैया में। इस डर के पीछे एक और बड़ा कारण यह है कि संजय राउत ने हाल फिलहाल के अंदर ही भविष्यवाणी करते हुए कह दिया था कि किरीट सोमैया और उनका बेटा दोनों देशद्रोही हैं, दोनों जेल में जाएंगे और ये जेल में जल्द जाने वाले हैं। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था। तो माना जा सकता है कि अब महाराष्ट्र सरकार के अंदर और तेजी से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन होगा और दोनों के दोनों नेता जेल में दिखाई पड़ेंगे और इसीलिए बचने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं दोस्तों। और एक और अपडेट की माने तो मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को मिल गई है जमानत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा के नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दाखिल की गई आपराधिक मानहानि के मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को जमानत दे दी है। एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार पांडे ने राघव चड्ढा को 10,000 रूपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। 30 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को जमानत दे दी थी। इसके पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दो नेताओं आतिशी और दुर्गेश पाठक दोनों को जमानत दे दिया था। दोस्तों कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरीके के बयान देते हैं उसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हो जाता है दोस्तों। और जिस तरीके से मानहानि के मुकदमे पर अब जवाब देने के लिए पहुंच रहे हैं और जवाब देने के साथ साथ अब उनको इस पूरे मामले पर छुटकारा भी दिया गया है, जमानत भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आम आदमी पार्टी से मानहानि का मामला जुड़ा ही रहता है दोस्तों। एक और अपडेट की माने तो मोदी सरकार ने सीबीआई को दे दी है आकार पटेल के खिलाफ मुकदमा करने की इजाजत। आपको बता दें कि सीबीआई को यह इजाजत दे दी गई है दोस्तों। पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ विदेशी चंदा विनियम कानून यानी FCRA के तहत मामला दर्ज करने की बात चल रही थी और इस पूरे मामले पर कार्रवाई को लेकर भी इजाजत मिल गई है। साथ साथ आपको बता दें कि बिहार के अंदर राजद के प्रमुख जगदानंद सिंह को तगड़ा झटका लगा है। उनके पुत्र अजीत सिंह अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहने लगे कि आरजेडी के अंदर टिकट बिकता है, यानी अब जगदानंद सिंह के बेटे अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर रहे हैं, यानी दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल से अलग करते हुए कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं। साथ साथ आपको बताते चले कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल फिलहाल के अंदर रेप पीड़िता के मामले को लेकर बेहद ही घृणा वाला बयान दिया था, जिसको लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं और ममता बनर्जी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री अगर इस तरीके के बयान दे तो देश के अंदर इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया बोलते हुए एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान के अंदर उठापटक के बाद दोस्तों नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यानी शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी दोस्तों, जिसका जवाब देते हुए शहबाज शरीफ की तरफ से कश्मीर का राग छेड़ा गया है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी गवाह पर हुए मामले को लेकर दोस्तों पुलिस ने कहा है कि ये रोड रेज का मामला है। रामपुर के अंदर लखीमपुर खीरी केस में मुख्य गवाह हरदीप सिंह पर जानलेवा हमले में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल हमले का दावे को नकारते हुए कहा गया कि ये मामला गवाह पर हमला करने से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि रोड रेज का मामला है। दोस्तों हरदीप सिंह लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य गवाह है। हरदीप के मुताबिक सोमवार देर शाम को वह गुरुद्वारे में मत्था टेक कर घर वापस लौट रहे थे और तभी उन्होंने आरोप लगाया है कि नवाबगंज रोड पर किंग विला होटल के पास अहरोला गांव के निवासी भाजपा के नेता मेहर सिंह देयोल और महेश गार्डन के निवासी सरजीत सिंह धुम्मन और 3 अज्ञात लोगों ने उनको रोका और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों एक तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है और जो आरोप लगाए हैं काफी गंभीर है। इस पूरे मामले पर कई सारे लोगों ने ट्वीट करते हुए पुलिस प्रशासन से जवाब भी तलब किया है। दोस्तों पुलिस प्रशासन ने जवाब देते हुए अब कहा है कि ये मामला रोड रेज से जुड़ा हुआ है, इसका गवाह पर अटैक करने जैसा कोई मामला नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताते चले कि राइस मिल्स को नोटिस दिए जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने 16 लाख रुपए के बकाया जमा करा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद नाहिद हसन के पुराने बाईपास मार्ग पर स्थित राइस मिल पर मंडी समिति के करीब 16 लाख रुपए बकाया है। 16 लाख रुपए बकाया के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ चुनाव के दौरान ही बयान देते हुए गर्मी उतार देने का बयान नाहिद हसन के बयानों के मद्देनजर दिया था, जिसके बाद माना जा सकता था कि अब कहीं न कहीं कार्रवाई की जाएगी नाहिद हसन पर दोस्तों। और इसी के कारण कई जगह नाहिद हसन की प्रॉपर्टी को सीज भी किया गया है, कई जगह बुलडोजर भी चले हैं और इस बार राइस मिल को लेकर नोटिस जारी किया गया है 16 लाख के बकाये का और 16 लाख रुपए बकाया दे दिया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच आपको बताते चले कि भगवंत मान की गैर मौजूदगी में पंजाब अधिकारियों के साथ केजरीवाल की बैठक पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं दोस्तों। यानी एक तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में बैठा हुआ नेता पंजाब के अधिकारियों को समझा रहा है कि कैसे पंजाब चलाना है। यानी जिस तरीके से मनमोहन सिंह पर रिमोट कंट्रोल का आरोप लगता था, उस तरीके से भगवंत मान पर भी रिमोट कंट्रोल
रोल का आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी और भाजपा दोनों कह रहे हैं कि पंजाब को दिल्ली से चलाया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ में और भी कई आरोप लगाए गए हैं कि मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली में आकर माथा क्यों टेक रहे हैं अपने नेता के लिए, क्योंकि ये पंजाब के लोगों का अपमान है कि एक पंजाब का मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर एक नेता के पास बार बार माथा टेके। यानी इस तरीके का कल्चर आपको कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में दिखाई देगा। और क्योंकि ये मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों एक ही लाइन पे दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब चलाएंगे पंजाब के अपने मुख्यमंत्री, पंजाब के नेता, पंजाब के अधिकारी, इसमें दिल्ली का कोई रोल नहीं है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में भगवत मान की बैठक को लेकर जब सवाल पूछा गया तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह राज्य सरकार के कार्यक्रम के तहत दिल्ली आए थे, इसमें केवल स्पेशल मीटिंग नहीं बुलाई गई थी अरविंद केजरीवाल के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों अब एक और फैसला लिया गया है पंजाब के अंदर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का, उसकी स्थापना करने का। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने मंगलवार को पंजाब के डीजीपी वी के भावरा को एक एडीजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की स्थापना करने का निर्देश जारी किया है। दोस्तों सीएम मान ने राज्य भर के अंदर सक्रिय गैंगस्टर के नेटवर्क को सफाया करने का फैसला लिया है ताकि नागरिकों की सुरक्षा की भावना सुनिश्चित की जाए और राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को और ठीक किया जाए। हालांकि इस फैसले के बाद अब देखते हैं कि कितने दिनों के बाद ये कानून व्यवस्था को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं असर दिखाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा था हाल फिलहाल के अंदर ही कबड्डी मैच के दौरान किस तरीके से प्रसिद्ध खिलाड़ी की हत्या कर दी गई थी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले भी कई सारे सामने आए। कई जगह पंजाब में आज भी गैंग वॉर चलते रहते हैं दोस्तों, और इसीलिए नशीला पदार्थ भी एक बड़ा मामला है इस गैंग का, इन गैंगों के चलने का। तो इस पूरे मामले को, इस पूरे चेन को तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है। हालांकि ये फैसला कब जमीनी स्तर पर दिखाई देगा, आगे जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों हिंदू त्योहारों पर रोक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सामने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में वाद विवाद जारी था दोस्तों, जिसके बाद माना जा सकता था कि यही दोनों नेता चुनाव में आने वाले दिनों के अंदर सक्रिय होंगे और दोनों एक दूसरे यानी एक दूसरी पार्टी की तरफ से मुख्य चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। और ऐसे में वसुंधरा राजे को भी कहीं न कहीं समझ में आने लगा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं और उनके उठाए गए मुद्दों से बीजेपी के लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, जिसके कारण वसुंधरा राजे भी अब हिंदुत्व के एजेंडे पर सामने आती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर ही अंतर कलह देखने को मिलती रहती है और वसुंधरा राजे का ये दिया गया बयान साफ तौर पर दिखाता है कि अपने बीजेपी में नंबर्स बढ़ाने के लिए अब वसुंधरा राजे भी इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी नहीं है बल्कि चुनावी मशीनरी है। आरएसएस की दूसरी पंक्ति के नेता अब मोदी के आर्मी के हिस्सा बन गए हैं, संघ बस मुखौटा बनकर रह गया है, बोले अरुण शौरी। आपको बता दें कि आरएसएस के नेता अब मोदी की आर्मी का हिस्सा बन गए हैं, संघ बस एक मुखौटा बनकर रह गया है। यह बात द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व संपादक और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब एक पार्टी नहीं है बल्कि चुनावी मशीनरी है। चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, ये केवल ये लोग जानते हैं। गवर्नेंस का इनके पास कोई मॉडल नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस पहले पीछे से काम किया करती थी, लेकिन अब मखौटा उतर चुका है आरएसएस का। आरएसएस के लोग अब सरकार में शामिल हो गए हैं। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को चुनौती दिया जा सकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा को हराना आज की स्थिति में काफी मुश्किल है। दोस्तों इस तरीके से अरुण शौरी ने यह बयान दिया है। इससे अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग इसका विरोध करते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में एक और कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पर भी दोस्तों पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे से सोमवार को पूछताछ की गई थी, लेकिन जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन बंसल से भी पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंची है। दोस्तों नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया और एजल से जुड़े हुए मामले को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। साथ साथ एक और बड़ी खबर की माने तो सोपिया में कश्मीरी पंडितों के परिवार से मिलना चाहती थी, इसलिए मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती का यह दावा है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खुद को घर में नजरबंद किए जाने के मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि आज मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि सोपिया में हमले के पीड़ित कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। भारत सरकार जानबूझकर कश्मीरियों के मुख्य धारा के लोगों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, पंडितों के पलायन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर सरकार नहीं चाहती है कि उसकी विभाजनकारी बातें सभी के सामने उजागर हो जाए और इसीलिए हम लोगों को पीछे रखा जा रहा है। यानी हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, कश्मीरी पंडितों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भगवत मान से मीटिंग करने
के बाद कहा कि पंजाब के अंदर हम बड़े फैसले लेने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने पंजाब को मिलकर और देश को साथ में बदलने की बात कही है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि कुछ बड़े फैसले के साथ हम जल्द ही सामने आने वाले हैं, जल्द ही बड़ा सरप्राइज देंगे, बड़ी जानकारी देंगे। दोस्तों इस तरीके से ये अपडेट सामने आ रही है। अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूर हो गई हो, लेकिन अभी ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल डिबेट में भी शामिल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया गया है उस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आगे भी जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे, इसीलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।